नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे प्लूरल इफ्यूजन, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है। तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे बॉडी में कॉज करता है। प्लूरल इफ्यूजन इज अ abnormal accumulation of fluid is a abnormal fluid in the pleural space। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? अबनॉर्मल ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। जो लंग्स की प्लूरा लेयर होती है, यानी कि ये अगर हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, लंग्स है, तो लंग्स की एक क्या होती है, प्लूरल लेयर होती है इस तरीके से, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। हम वहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जो क्या कॉज करता है, कॉजिंग कंप्रेशन, causing compression of the lungs। लंग्स के ऊपर क्या करता है, कंप्रेशन डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी समझ में आया इतना? ये रहा प्लूरल इफ्यूजन का एक टाइप, डेफिनेशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड कितना होता है, नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड यानी कि नॉर्मल लेवल कितना होगा प्लूरल फ्लूइड का। तो अमाउंट की बात करें हम, अमाउंट में कितना होता है, 5 से 15 ml हमको देखने को मिलता है, क्या है, नॉर्मल अमाउंट है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड का जो नॉर्मल लेवल क्या करता होगा, ये क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के टाइम में फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। कौन, प्लूरल फ्लूइड। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखते हैं हम क्या टाइप्स क्या हैं प्लूरल इफ्यूजन के। यहाँ पर क्या है, 2 टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। किसमें? पहला आता है क्या है, ये ट्रांजुडिटिव प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल इफ्यूजन। अब इसमें क्या होगा कि ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन जो है, इसमें हमें देखने को मिलता है क्या, सबसे पहले caused by imbalance of hydrostatic और oncotic प्रेशर। अब ये क्या होते हैं जिसे हम देख रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। और दूसरा क्या है कि फ्लूइड क्या होता है इसमें, इज क्लियर। यहाँ पर जो प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा वो क्लियर होगा एंड लो इन प्रोटीन, और प्रोटीन जो उसमें रहेगा उसमें क्या रहेगा, प्रोटीन कम रहेगा। तो इसमें जानने वाले सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि हाइड्रोस्टैटिक, और दूसरा होता है क्या, ऑन्कोटिक प्रेशर। जब इन दोनों को आप जान लेंगे तो क्या होगा, हम ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन को जान पाएंगे। तो ये क्या है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आप क्या समझ सकते हैं, यानी कि धक्का देने वाला प्रेशर बोल सकते हैं। यानी कि प्रेशर जो हमें क्या करेगा, एक कौन सा प्रेशर है जो हमें क्या करता है, पुश करता है। तो हाइड्रो मतलब आप समझ सकते हैं, हाइड्रो मीन्स क्या है, वाटर कह सकते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स है, तो वहाँ पर हम इसका मीनिंग समझते हैं क्या है, हाइड्रो मीन्स क्या है, ये हमने जैसे कहा कि धक्का देने वाला दबाव है। तो यहाँ पर क्या होती है कि वह प्रेशर जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को बाहर की ओर फ्लूइड को ढकेलती है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो हाइड्रो, समझिए हाइड्रो मतलब क्या है, पुश आउट, यानी कि बाहर धकेलना।
ठीक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स की कैपिलरी है उनके अंदर का जो ब्लड है उसको बाहर की ओर फ्लूइडों को धकेलता है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुश आउट करता है किसको, हमारे कैपिलरी में जो फ्लूइड है उनको बाहर की तरफ। ये क्लियर हो गया। वहीं पर दूसरा, अब इसमें कौन सी कंडीशंस देखे जाते हैं कि ये, जैसे इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन आएगी, और दूसरा आता है फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड। ये दो कंडीशन सबसे कॉमन होते हैं किसमें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। अब दूसरा हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर, अभी ये ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा, जैसे इसमें क्या हो रहा है, पुल आउट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, पुल इन। अब इसमें क्या, उसमें क्या था, हमारे ब्लड वेसल्स की कैपिलरी की बात थी, यहाँ पर क्या है, हम ऑन्कोटिक प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक। अब इसमें क्या, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होते हैं, ब्लड में जो एल्बुमिन यानी कि प्रोटीन जो ब्लड में मौजूद होता है, क्या एल्बुमिन प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है। जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, तो ब्लड में जो हमारे मौजूद होते हैं क्या, एल्बुमिन प्रोटीन द्वारा ये प्रेशर बनाया जाता है, जो फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल्स के अंदर खींचता है। जैसे इसमें क्या कर रहा था, हाइड्रोस्टैटिक में बाहर की तरफ पुश कर रहा था, ये उसको क्या करता है, अंदर की तरफ पुल करता है। ऑन्कोटिक मतलब पुल इन, अंदर की ओर खींचना, अंदर खींचना। समझ में आ गया, ये इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। अब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण, कम होने का कारण क्या हो सकता है, किस तरीके से कम होता है, ये लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो जाएगी। जब क्या करेगा, बॉडी अपने तरफ ये जो प्रेशर है फ्लूइड को अपने तरफ खींचेगा, तब क्या होगा, लीवर सिरोसिस। दूसरा कंडीशन क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और सीवियर मालन्यूट्रिशन या सीवियर मालन्यूट्रिशन कह सकते हैं, या हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिनीमिया, हमारे ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाना। तो ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम कुछ डायग्राम से इनको क्लियरली समझ लेते हैं। ये क्या है, हमारा नॉर्मल फ्लूइड है। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल फ्लूइड है, किसका, प्लूरल फ्लूइड हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या है, ये पैराइटल प्लूरा है जो, और बिस्टल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा और बिस्टल प्लूरा के बीच में ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये तो नॉर्मल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब नॉर्मल कब हो जाती है कंडीशंस, ये देखिए इस तरीके से प्लूरल इफ्यूजन कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर फ्लूइड हमारे प्लूरल कैविटी में यहाँ पर फिल हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, और लंग कंप्रेस्ड हो रहा है, और ये जो ये है यहाँ पर, ये प्लूरल कैविटी है। नेक्स्ट आती है क्या, ये इमेज। इस इमेज में आपको देखकर समझ में आएगा कि किस तरीके से कहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये दो इमेजेस हैं, ये देखिए आप, इधर पे आपको ये फ्लूइड भरा हुआ इधर पे लंग्स पे दिख रहे होंगे, इधर ये देख सकते हैं यहाँ तक, जबकि हमारा लंग्स यहाँ तक होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड भरने के कारण ये वाइट वाइट दिख रहे हैं। ये क्या करते हैं हम, प्रोसीजर जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, थोरासेंटेसिस के माध्यम से इसको हम एस्पिरेट करते हैं। अब देखते हैं हम कॉजेस। कॉजेस में क्या क्या कारण देख सकते हैं हमको, निमोनिया, निमोनिया देखने को मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस के कारण, लंग कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज के कारण जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इनके कारण हमको प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स।
साइन एंड सिम्टम्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, पहला डिस्निया हम देखते हैं। डिस्निया हमको देखने को मिलेगा यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी। दूसरा आता है हमारा चेस्ट पेन, इनके कारण जो भी हमारा चेस्ट कंप्रेस हो रहा है उसकी वजह से चेस्ट कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ड्राई कफ देखने को मिलेगी, जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज होगा तो हमें कफ देखने को मिलेगा। फीवर देखने को मिल सकता है कब, अगर हमें इधर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तब। उसके बाद देखने को मिलता है क्या, डिक्रीज चेस्ट एक्सपांसन। चेस्ट एक्सपांसन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एक्सपांसन। नेक्स्ट आती है क्या, रिड्यूस ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि हमारा चेस्ट कंप्रेशन जैसे ही ज़्यादा होता है, इधर कंप्रेस होगा तो हमारा ब्रीथ साउंड भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है क्या हमारा, डलनेस ऑन परकशन। हम परकशन जब करते हैं तो हमको डलनेस साउंड आती है, डलनेस ऑन परकशन। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, टैकिपनिया। टैकिपनिया हमारा जो रिस्पिरेशन रेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। और हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ये हमें सीवियर केसेस में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम क्या है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमको क्या क्या देखने को, कुछ चीज़ें कॉमन है जो कि हम बाकी सारे रिस्पिरेटरी डिसीज में बात कर चुके हैं कि क्या क्या कॉमन हो सकते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे है, स्पुटम है, ये सारे चेस्ट एक्सरे। अगर स्पुटम आ रहा है तो स्पुटम कल्चर करेंगे, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड करेंगे किसका, चेस्ट का हम। नेक्स्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हमें क्लियरली समझ में आएगा कि किधर पे और कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। थोरासेंटेसिस करेंगे हम, थोरासेंटेसिस इसलिए ताकि हम उनको रूल आउट कर सके जो भी प्लूरल फ्लूइड है उसको। सीबीसी कराएंगे ताकि हमें जो भी अगर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है उसके बारे में पता लग सके। नेक्स्ट आता है क्या, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन, एलडीएच, ग्लूकोज, पीएच और साइटोलॉजी। ये हम क्या कराएंगे, जब हम थोरासेंटेसिस करते हैं तब हम फ्लूइड का, प्लूरल फ्लूइड का ये सारे टेस्ट कराएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट देखते हैं। हम क्या मैनेजमेंट में क्या, मेडिकल मैनेजमेंट पहला देखिए। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, पहला ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉजेज। जो भी अंडरलाइनिंग कॉजेज है उनको ट्रीट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर क्या आ रहा है, कफ की कंप्लेंट से आ रहा है, फीवर की कंप्लेंट से आ रहा है, तो जो भी अंडरलाइनिंग कॉजेज हैं उसको हमें ट्रीट करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, हम एंटीबायोटिक्स। जैसे कि अगर वायरल इन्फेक्शन है कुछ तो उसके लिए हम क्या करें, एंटीबायोटिक करेंगे। जब अगर इन्फेक्शन हो तब उसके बाद क्या करेंगे, हम डाईयूरेटिक्स का यूज़ करेंगे। डाईयूरेटिक्स किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तब। किसकी, हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तब हम डाययूरेटिक्स यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हार्ट के ओवरलोड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हमने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक शेयर कर दूंगी मैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर टीबी हो तब, इफ ट्यूबरक्लोसिस अगर हो तब, अदरवाइज नहीं लेना है। नेक्स्ट है क्या है, O2 थेरेपी। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो हमें O2 थेरेपी पेशेंट को देना है। उसके बाद आता है क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। हमने मेडिकल देख लिया, अब देखते हैं सर्जिकल। अगर कुछ सर्जिकल कंडीशन होती है तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देख सकते हैं। सबसे पहला आता है क्या, थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस करते हैं। थोरासेंटेसिस क्या, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। थोरासेंटेसिस करेंगे ताकि हम जो भी प्लूरल फ्लूइड है उसको रिमूव कर सके। रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, चेस्ट ट्यूब इन ड्रेनेज। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे ताकि लार्ज इफ्यूजन और इम्फाइमा, जो भी अगर लार्ज इफ्यूजन है और इम्फाइमा है तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्या, प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस क्या करते हैं हम, जो रिकरेंट मैलिग्नेंट इफ्यूजन का है तो उसके लिए हम करते हैं। रिकरेंट मैलिग्नेंट
इफ्यूजन के लिए हम करेंगे। ये हमारा 3 क्या है इनवेसिव प्रोसीजर्स है उसके लिए। नेक्स्ट आता है क्या हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल जैसे हमने बात करी है। तो हम रिस्पायरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे, किसके, रिस्पायरेटरी स्टेटस को। रिस्पायरेटरी स्टेटस, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन, ताकि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर सके। O2 थेरेपी देंगे, O2 सपोर्ट। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो मॉनिटर वाइटल साइन, हम पेशेंट का मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, ताकि हम उनके स्टेटस को जान सके। जैसे अगर फीवर है तो ऑक्सीजन की नीड है तो वाइटल साइन। नेक्स्ट आता है कि क्या थोरासेंटेसिस के लिए प्रिपेयर एंड असिस्ट, हम प्रिपेयर करेंगे एंड असिस्ट करेंगे किसके लिए, थोरासेंटेसिस के लिए, असिस्ट फॉर थोरासेंटेसिस के लिए। तक क्लियर हुआ। अब ब्रीथ साउंड रेगुलरली हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, असेस ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड में कोई चेंजेस आ रहे तो उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, और पेशेंट को ब्रीथिंग और कफिंग के लिए इंकरेज करना है। encourage patient for coughing and breathing के लिए हम encourage करेंगे। इस तरीके से हमारा जो प्लूरल इफ्यूजन का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।